नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। प्रमुख गीत था, अभी आपको बताए थे, बिरसा आंदोलन का एक गीत भी दिए थे बिरसा ने, चलो अपना घर, हे सिंह बोगा, कटोंग बाबा कटोंग हम सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। बहुत बारी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन का गीत, ठीक है। चलिए अगला, अबुआ राज एट्टे जाना, महारानी राज टुंडू जाना का ऐलान इसमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। ये क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नारा है। ये क्या है? जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, या उलगुलान विद्रोह हुआ था, या मुंडा उलगुलान कह लीजिए, उसका ये क्या था? नारा था। हाँ, हम लोग थ्योरी में देखे अभी, नारा था। अब ये नारा जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन, साफोड़ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा आंदोलन, ठीक है। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि अपना शासन आना और रानी का शासन जाना, ठीक है। चलिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला बार छोड़ दिया गया था, और दूसरा बार इनको जो खुट्टी जेल में लाया गया रांची में, जो डोरंडा में है, वहाँ पर इनकी फिर हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 2 बार इसमें राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, ठीक है। रीड ने, रफसेज ने, मेयर्स ने, काफिर ने, ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार किया गया था वो था आपका मेयर्स। कौन था? आपका मेयर्स था, ठीक है। बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? डोरंडा, खुट्टी, हजारीबाग या गुमला, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? तो ये जेल डोरंडा था, ठीक है। क्या था उसमें? डोरंडा, रांची में अभी पड़ता है, तो डोरंडा जेल था, ठीक है। किस समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? उस समय जो बिरसा मुंडा आंदोलन चल रहा था, उसमें कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बिरसा आंदोलन का समाचार प्रकाशित किया जाता था? हिंदू समाचार पत्र, बंगाली, हितवादी, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? बिरसा आंदोलन हो रहा था, उसमें कौन सा स्थान ऐसा था जिसमें अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? ठीक है, राजमहल पहाड़ी पर, डोम्बारी पहाड़ी पर, शारदा जंगल में, कोई नहीं, ठीक है। तो डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी, जो कि खूंटी जिला में है, ठीक है। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? बताइए कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए, ये पकड़ा नहीं रहे थे, गुरिल्ला युद्ध जैसा चला रहे थे, लुक लुक करके, जंगलों से छिप छिप करके। तो इनको पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने एक इनाम को घोषणा किया था। वो कितना इनाम घोषित किया था? 10,000, 5,000, 1,000, 500, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का इनाम
घोषित किया था और इसी में बिरसा मुंडा को पकड़वाया गया था। ठीक है, कैसे पकड़वाया गया था? तो किसी परिचित आदमी के द्वारा 500 रुपये के कारण वह जलकोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोए हुए थे और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो उनको बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जो है जलकोपाई जंगल में जो चक्रधरपुर में पड़ता है वहाँ सो रहे हैं और उन्हीं के मुखाबरी पर जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किसके द्वारा खबर पाकर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया? अब चलिए उस आदमी का नाम भी आपको बता देते हैं कि वे कौन थे जिनको बिरसा मुंडा को खबर दिया था और उसके बाद वो पकड़े गए थे। ठीक है, जगमोहन सिंह, सोना मुंडा, वीर सिंह माहली, बाबा भगत। ठीक है, राइट आंसर है वीर सिंह माहली। ठीक है, वीर सिंह माहली की मुखाबरी पर यहाँ पर किया गया था। वीर सिंह माहली जो थे बिरसा मुंडा के बहुत ही करीबी थे। ठीक है, उन्होंने ही 500 रुपये के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ पर बताया था कि बिरसा मुंडा भी जलकोपाई जंगल के चक्रधरपुर में सोए हुए हैं और वहीं पर अभी हैं और इसी के मुखाबरी पर अंग्रेज गए और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, और जब गिरफ्तार करके ला रहे थे तो उनका एक झलक पाने के, क्योंकि सभी को जानते थे कि अंग्रेज अधिकारी ने इनको पकड़ लिया है तो अब ये कभी आएंगे नहीं। ठीक ना, इसलिए सभी को उनका दर्शन पाने के लिए पूरे भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन इनको वहाँ से जो है छिपा करके अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। ठीक है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया? ठीक है, किस तिथि को गिरफ्तार किया? वीर सिंह माहली की मुखबरी पर। ठीक है, 24 अगस्त 1900, 3 मार्च 1900, 9 जून 1900, 7 अगस्त 1900। ठीक है, तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखिए 3 मार्च 1900 इसका राइट आंसर है। एक आध जगह देखिए कहीं आपको जो है थ्योरी क्लासेज में फरवरी लिखा गया, ठीक ना, उसको आप लोग हटा लीजिएगा। ठीक, हटा लीजिएगा। 3 मार्च 1900 राइट आंसर इसका है। ठीक है, दूसरी बार 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और यही 9 जून 1900 ईस्वी को फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उपनिवेशवाद और आदिवासी जनजातीय समाज का ये पार्ट 3 देख लिए। इसके बाद पार्ट 4 को हम लोग लेकर के आएंगे और इसके बाद ये जो है आदिवासी जनजातीय समाज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो JCERT जैक की किताब से पढ़ने के लिए आप सभी अवश्य जुड़ जाइए। जो भी नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़े। बहुत कम रेट में आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिया जा रहा है और उसके बाद जो है आप यहाँ से 100% JCERT किताब से पढ़ रहे हैं। आपको पेज नंबर भी हम सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं। आप वहाँ से जा करके जिनको विशेष नंबर लाना है तो JCERT जैक की किताब जो है झारखंड राज्य सरकारी विद्यालय मिलेंगे, वहाँ से हिस्ट्री सेशन में जा करके आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 4 में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता इसमें से कौन थे? ठीक है, गरम दल के नेता मुख्य नेता कौन थे? देखिए गरम दल के मुख्य नेता कौन थे? यहाँ पे देखिए इससे मुख्य नेता सभी हैं गरम दल के। ठीक है, लाल बाल पाल कहते हैं हम लोग, लेकिन मुख्य नेता की अगर बात कभी पूछता है गरम दल के नेता के मुख्य नेता तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। ठीक है, नरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के नेता मुख्य नेता कौन थे? नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन है? ये 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 8 मार्च 1919 ईस्वी, 6 जनवरी 1905 ईस्वी, 5 फरवरी 1928 ईस्वी, कोई नहीं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपका 1919 ईस्वी, 8 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है, इसलिए इसका डीपली भी देखेंगे हम लोग। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। अब बताइए कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? याद रखिएगा तिथि को। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। पूछता है कि काला कानून किसको कहा जाता है? वो नाम है रॉलेट एक्ट का। किसी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया, अंधा कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड की वो उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड, केसर, सर या कोई नहीं है? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, याद रखिएगा, नाइटहुड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 15 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1905 या कोई नहीं? ठीक है,
तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? लखनऊ में, अमृतसर में, मेरठ में या कहीं नहीं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसका भी हम लोग डिटेल्स देख लेंगे जिससे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। याद। उपकार का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रत जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ अपकार। क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका प्रति जोड़ उपकार हो जाएगा। ठीक है, प्रति जोड़ उपकार। देखिए हर्षी दीर्घी देख लीजिएगा, यहाँ पे हर्षी वाला सही है, दीर्घी वाला गलत है। ठीक है, तो हर्षी वाला होगा, प्रति जोड़ उपकार हो जाएगा प्रत्युपकार। क्या राम प्रश्न पूछता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या राम प्रश्न पूछता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेश सूचक, विस्मयादिबोधक। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में क्या रहता है? वाक्य के बीच में कहीं भी नहीं लगा हुआ रहेगा, तो इसमें नहीं है, इसलिए नकारात्मक नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रहता है? प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा हुआ रहता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। आदेश सूचक वाक्य में आदेश होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य में हो लगा रहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ रहता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। ठीक है, यथाशक्ति मतलब यथा से जुड़े हुए सभी चीज़। ठीक है, यथा से जुड़े हुए जो भी चीज़ आएगा, यथा भाव, यथाशक्ति, यथा समय, यथा संभव, ये सारी चीज़ें जो आता है वो आपको यहाँ पर अव्ययी भाव समास में आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यथा से प्रारंभ लगभग शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का सही संधि विच्छेद है गा जोड़क, गै जोड़क, गे जोड़क, गै जोड़ अक। ठीक है, गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गै जोड़ अक, गायक होता है। ठीक है, वाह हम लोग मैच जीत गए। वाह हम लोग मैच जीत गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादिबोधक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या आदेश सूचक। ठीक है, आदेश सूचक में आदेश रहता है, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, नकारात्मक में नहीं लगा हुआ रहेगा, विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक यहाँ पे चिन्ह देखिए इसमें वाह में लगा हुआ है, इसलिए विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। ठीक है, दशानन का मतलब हो 10 हो आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख। ठीक है, 10 हो आनंद जिसका। 10 देखिए यहाँ पर संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक है तो सीधे अगर आपको देखिएगा तो द्विगु आपको मारना होगा, लेकिन यह द्विगु में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकला। देखिए संख्यावाचक हो और विशेष अर्थ नहीं निकल रहा हो तो आप द्विगु में जा सकते हैं, लेकिन संख्यावाचक है और विशेष अर्थ भी निकल रहा है तो आप उसको किस में मारेंगे? उसको आप बहुब्रीहि समास में जाएंगे लेके, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। दशानन मीन्स यहाँ रावण है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डेली जुड़ करके शाम को 7 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी का। तो आप सभी हिंदी के लिए अवश्य जुड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते रहेंगे और जैसे आरटी जय किताब से बना हुआ सबको तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 अगस्त। ठीक है, तो हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस जो है आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशीर जोड़वाद, आशी जोड़वाद, आशी जोड़वाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आशी जोड़ वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशी जोड़ वाद हो जाएगा, आशीर्वाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, अधिकारण कारक है या संप्रदान कारक है? ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है पर है, क्या है, पर। तो में या पर जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, तो वो होता है आपका यहाँ पर कारक जो होता है वो में या विभक्ति चिन्ह जो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। तो में या पर जो होता है आपका अधिकरण कारक का होता है, किसका होता है, अधिकरण कारक का में या पर विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पर लगा हुआ है तो ये अधिकरण कारक में जाएगा। देखिए इस वाक्य में यहाँ पर नोट्स बनाया है, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह पर आया है जो अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है वह क्या कहलाता है, लिपि, भाषा, व्याकरण, बोली, ठीक है। तो देखिए भाषा का क्षेत्रीय रूप जो जगह जगह पर लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, यानी वाणी बदलते रहती है। आपका हो सकता है कि 10 किलोमीटर बदल जाए, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर, इस तरह से बदलते जाती है। तो जो क्षेत्रीय रूप स्थान स्थान बदलता रहता है उसको हम लोग बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का सही संधि विच्छेद है महोजोड़िस, महाजोड़िस, महीजोड़िस, महीजोड़िस, ठीक है। तो महेश का सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपका हो जाएगा महाजोड़ इस, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, महाजोड़ इस। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह पर आया है और जिस कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह वाक्य में या पर आ जाए तो वह अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, इसलिए ये अधिकरण कारक का हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह पर का प्रयोग हुआ है, ये अधिकरण कारक होगा। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, रोमन, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। दाएं से बाएं लिखी जाती है तो उर्दू, और इसको हम लोग कहते हैं फारसी, ठीक है। इसकी लिपि फारसी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है आपको बताना है। अनु जोड़े, अनु जोड़ा, अनु जोड़े, अनव जोड़ ए, क्या होगा इसमें, अन्वय है, इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा अनु जोड़ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनु जोड़ ए, जिसको मिलके अन्वय बनेगा, ये अन्वय आपका संधि विच्छेद हो गया। तो 57 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था, ठीक है। बहादुर शाह जबर, बख्त खां, ए और बी दोनों एक नहीं है। तो देखिए एक ट्रिक हमने बताया था, इसका सारा नोट्स और पीडीएफ और वीडियो आपको बना दिया गया है। जो भी आपको जेसीईआरटी जैक के किताब से आपको सिलेबस सब जेटेड का बनाया गया है और सब जेटेड का सिलेबस यहाँ पर बना दिया गया है। कुछ का बाकी है तो वो आपको बन रहा है, मिल जाएगा। तो हैंड रिटेन नोट्स जेसीईआरटी जैक के किताब का प्रश्न बहुत कम बन रहा है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ से आएगा भर भर के, वहाँ से प्रश्न पूछेगा भर भर के, आपको बता दे रहे हैं, विश्वास रखिएगा। इसलिए वहीं से तैयारी करके जाइएगा। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो वहाँ तो प्रश्न मिलेगा हजारों, लेकिन आएगा एक दो भी नहीं। लेकिन जेसीईआरटी में अगर 50 को प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो 2 वहीं से आने का उम्मीद रखिएगा। तो वहाँ से देख लीजिएगा। सभी जितने भी आपको नोट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं सिलेबस, सबका नोट्स बना करके तैयार कर दिया गया है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले वहाँ से ले करके पढ़ करके ही जाइएगा। प्रश्न बहुत कम है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आने वाले प्रश्न हैं। तो इसके लिए बताया था, देखिए दिव्या कानपुरना लखबे ठीक था, यानी दिल्ली से बेगम हजरत महल, बख्त खां, बहादुर शाह जफर और यहाँ पर बख्त खां थे, ठीक है। कानपुर ना मतलब कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे ने किया था। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, सब कुछ बनाया हुआ है, ले लीजिएगा। तो विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों ने किया। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से कौन किया, नाना साहेब, तात्या टोपे, ए और बी दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों का नाम आता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नायक कौन थे लखनऊ में, ठीक है। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ से है। तो आपको एक चीज़ बताया गया था, दिव्या कानपुरना लखबे, क्या बताया गया था, दिव्या कानपुरना लखबे। लख से है देखिए लखनऊ
और बे से है बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु, नीलांबर, पीताम्बर, कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु ने किया। किसने किया? सिंधु ने किया। संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कौन कौन शामिल थे? संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कौन कौन शामिल थे? कान्हू, चांद, भैरव, सभी। तो संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कान्हू भी शामिल थे, चांद भी शामिल थे, भैरव भी शामिल थे, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। संथाल विद्रोह का राजा कौन था? देखिए संथाल विद्रोह में सभी का अलग अलग पोस्ट मिला हुआ था। सिंधु का अलग पोस्ट था, कान्हू का अलग पोस्ट था, चांद का अलग पोस्ट था, भैरव का अलग पोस्ट था। सब पोस्ट को, सब पद को अभी हम यहाँ पर बता देंगे। तो संथाल विद्रोह का राजा कौन थे? तो संथाल विद्रोह के राजा सिंधु को माना जाता है। मंत्री किसको माना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा पोस्ट पद आपको दिखा देता है। संथाल विद्रोह में सिंधु को राजा माना जाता था, कान्हू को मंत्री माना जाता था, चांद को प्रशासक माना जाता था और भैरव को सेनापति चुना गया था। ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? माने उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चलता है, कहाँ पर उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं, उद्योग स्थापना में कौन कौन कारक उसको प्रभावित करते हैं जिससे उद्योग वहाँ पर फलते फूलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। पहला, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल और श्रमिक की उपलब्धता, पूंजी और परिवहन बाजार की उपलब्धता, या सभी। ठीक है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण है वो आपका है कच्चे माल की उपलब्धता। जहाँ कच्चा माल जो है कम और ज़्यादा उपलब्ध हो गए, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा सस्ते रूप में, वहाँ पर उद्योग लगाना आसान होता है। भूमि, जल और श्रमिक, जहाँ पर भूमि मिल जाए, जल मिल जाए और श्रमिक उपलब्ध हो जाए, वहाँ पर भी उद्योग का हम निवेश कर सकते हैं। पूंजी और परिवहन बाजार की उपलब्धता, वहाँ से भी हो जाएगा, राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा कहाँ हुआ है? भोपाल, हरियाणा, पंजाब या सभी? पंजाब टेट 2018 पूछा है। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा के नाम से जो जाना जाता है वो है भोपाल गैस त्रासदी कांड, जिसको सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? सीजी टेट 2016 में पूछ दिया था। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी, 5 सितंबर 1985 ईस्वी, 8 अगस्त 1982 ईस्वी, 10 जुलाई 1981 ईस्वी। ठीक है। तो भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ये भोपाल त्रासदी कांड को एकदम याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का इसमें MIC गैस जो है रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत लोग मर गए थे। ठीक है। भोपाल त्रासदी दुर्घटनाग्रस्त में किन गैसों का रिसाव हुआ था? मीथेन गैस का, इथेन गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट या कोई नहीं। ठीक है। तो भोपाल त्रासदी दुर्घटना गैस में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, इसका रिसाव हुआ था। ठीक है। जो कि जहरीला गैस है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं, क्योंकि ये भोपाल वाली कांड से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आप देख लीजिएगा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इन पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पनपा? बस सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ पनपा? महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों कोई नहीं। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह यह पनपा था। भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है। तो भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर जो है वो आपका मुंबई है। ठीक है। कोलकाता में खोला गया लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं चला था, फिर दूसरा बार मुंबई आया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस चला था। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है। तो पहला तो हो गया मुंबई, उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्थान जो आता है वो अहमदाबाद गुजरात का आता है। ठीक है। अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, साबरमती नदी या कोई नहीं। ठीक है। पंजाब टेट में पूछा हुआ है। तो अहमदाबाद या गुजरात जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध हैं, जिससे वस्त्र उद्योग यहाँ उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद को, ओसाका को, पीटर्सबर्ग को, या कोई नहीं। ठीक है, तो जब SCG टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है, याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, लिपि लिखा गया है भारत के अधिकांश हिस्सों में, ईरान में, अफगानिस्तान में कोई नहीं। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता है? तो ब्राह्मी है मतलब बड़ा, मतलब बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो है आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? दाएं से बाएं लिखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ स्थित अभिलेख से, सारनाथ स्थित पुराण से, या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? देखिए, अशोक कौन सा धर्म अपनाया बताइए? वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म। और इन्होंने क्या किया? जैन मुनि से दीक्षा ले लिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा धर्म अपना गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य में जो है आपका यहाँ पर कौन सा धर्म अपनाया गया, कौन सा धर्म अपना लिया? तो जैन धर्म को अपना लिए थे उन्होंने। ठीक है, किसको अपना लिए? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला, कुशीनगर, बलूचिस्तान, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो आपका श्रवणबेलगोला में हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, किशोर, अंशु, या बिंदु? ठीक है, तो मौर्य प्रशासन का अंतिम शासक जो था लड़ने वाला वो आपका बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है।